दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे आईवी थेरेपी, यानी अपन आईवी थेरेपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब तक अपन आईवी थेरेपी डिस्कस करेंगे, जितने भी सारे फ्लूइड होंगे, जितने भी आइसोटोनिक फ्लूइड होंगे, हाइपरटोनिक फ्लूइड होंगे, उन सभी के बारे में एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो अपना टॉपिक है बहुत लेंथ रहने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान से सारे चीज समझिएगा, नोट करिएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने जो क्लिनिकल प्रोसीजर है, अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले जितने भी प्रोसीजर हैं, उसमें ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार अपन शॉर्टली जो प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा है वो एक बार हिट के पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी मीन्स इंट्रावेनियस थेरेपी, यानी वेन के अंदर, यानी वाया वेन जो मेडिकेशन, जो फ्लूइड, जो इन्फ्यूजन, जो इंजेक्शन बॉडी में इंसर्ट करवाया जाता है, उस टेक्निक को अपन कहते हैं आईवी थेरेपी। अब अपन समझेंगे कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रिप, कोई भी इंजेक्टेबल अपन आईवी क्यों देते हैं, एवी क्यों नहीं देते हैं, है ना, इंट्रा आर्ट्रियल क्यों नहीं देते हैं। तो अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपन आईवी ही क्यों देते हैं, ठीक है। तो ये अपन इसलिए जान पाएंगे कि अपन एक बार आर्ट्रियल और वेन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे कि आपको अच्छी ऐसा समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूं, एक बार अपन छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि ये है आर्टरी, ये है वेन। मेन जो डिफरेंस है ब्लड सप्लाई, लोकेशन और सर्कुलेशन, इन तीन की वजह से अपन क्या करते हैं, हमेशा फ्लूइड और मेडिकेशन आईवी रूट से देते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई, अगर अपन आर्टरी के माध्यम से अगर अपन कोई थेरेपी देंगे फ्लूइड की, तो क्या होगा, हार्ट टू एंटीबॉडी, ठीक है। और वेन का क्या काम है, एंटीबॉडी टू हार्ट, यानी अपन कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रिप अगर आप आईवी से देंगे तो पहले वो कहाँ जाएगी, हार्ट के पास जाएगी। और हार्ट क्या करेगा, अपने पूरी बॉडी को वो क्या करेगा, मेडिसिन जो है, जो ड्रिप है वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। तो इसलिए अपन वेन के द्वारा थेरेपी देते हैं। एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है लोकेशन। जो आर्टरी होती है वो अपने डीपेस्ट में होती है, डीप पार्ट में होती है, जिसको अपन देख नहीं सकते हैं, वो अंदर अपने बॉडी में मसल्स में होती है। तो इसलिए भी अपन आर्ट्रियल फ्लूइड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और जो वेन होती है वो क्या होती है, सुपरफिशियल होती है। इसको अपन देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, आईवी थेरेपी वेन के द्वारा देते हैं। एक और रीजन हो गया इसका सर्कुलेशन, है ना। इसका जो सर्कुलेशन है आर्ट्रियल का, वो होता है सेंटर टू पेरिफेरल, लेकिन अपन को क्या चाहिए, पेरिफेरल टू सेंटर। तो ये किसमें होता है, वेन के अंदर होता है। तो एक और रीजन हो गया कि अपन थेरेपी है जो इंट्रावेनस के द्वारा ही देते हैं। अब बात करते हैं अपन O2 की, ऑक्सीजन की, है ना। जो आर्टरी में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी जो आर्ट्रियल ब्लड है वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। और जो वेन है, जो वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात करते हैं इन दोनों में अपवाद की, यानी अपन जैसा कि पढ़ रहे हैं कि आर्टरी क्या कंटेन करती है, क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अपवाद के रूप में एक ऐसी आर्टरी है, एक ऐसी आर्टरी है जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो आर्टरी का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही अपन बात करते हैं वेन की। तो वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। 99% केसों में क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं अपन अगर अपवाद की बात करें तो दो वेन ऐसी हैं, अपने पूरे बॉडी में दो वेन ऐसी हैं जो O2 कैरी करती हैं, और उन दो वेन का नाम है अम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासों में, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर अपन ने डिस्कस किया था पर्पज, कि अपन आईवी थेरेपी दे रहे हैं तो उसका पर्पज क्या होना चाहिए, है ना। अपन कोई भी काम करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य अपन कोई भी काम नहीं करते हैं। तो आईवी थेरेपी का खुद का अपना एक पर्पज है, उद्देश्य है, गोल है। देखते हैं पहला गोल क्या है, पेशेंट अनएबल टू टेक फूड ओरली, यानी जो पेशेंट है वो ओरली फूड इंटेक नहीं कर पाता है,
तो उसको अपन आईवी थेरेपी देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, ताकि उसकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा, फ्लूइड की मात्रा बनी रहे, ताकि उसमें एनर्जी बनी रहे। ठीक है। नो अब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी अपन ने टेबलेट कैप्सूल हैं जो अपने ओरली दी हैं, वो कहाँ जाएगी, स्टमक के माध्यम से वो इंटेस्टाइन में जाएंगी। और इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, अब्जॉर्प्शन। अब कई बार बहुत सारे अबनॉर्मलिटी में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है वो अब्जॉर्प्शन करने में असमर्थ रहती है ना, अनेबल रहती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, वो मेडिसिन अपन क्या करते हैं, आईवी रूट से देते हैं। ठीक है, एक ये पर्पज हो गया। गिव मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर फास्ट इफेक्ट, यानी कोई पेशेंट है, क्रिटिकल अवस्था में है, अब उसको पेन हो रहा है सीवियर, और अपन उसको टेबलेट देंगे तो टेबलेट ओरली हो गया, फिर वो स्टमक में जाएगी, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर वो इंटेस्टाइन में क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, अब्जॉर्ब होके वो वेन्यूल्स आर्टियोल में जाते हुए हार्ट के पास जाएगी, और हार्ट क्या है, पूरे बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलर करेगा। तो इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। पेशेंट को चाहिए फास्ट रिलीफ, फास्ट इफेक्ट। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन, वो इन्फ्यूजन, वो फ्लूइड अपन क्या देंगे, आईवी थेरेपी से। ठीक है। तो एक और ये इसका पर्पज हो गया कि फास्ट इफेक्ट के लिए अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, आईवी थेरेपी। कांट वेट फॉर अब्जॉर्प्शन, जैसा यही मैंने समझा दिया कि अपन अब्जॉर्प्शन का अपन वेट नहीं कर सकते हैं, अपने पास इतना समय नहीं है कि कोई भी टेबलेट है वो अपने बॉडी में काम करने के लिए कम से कम 10 से 20 मिनट लगाती है, अपने पास इतना टाइम नहीं है। अपन को पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ देना है, तो उस कंडीशन में भी अपन को क्या करना है, आईवी थेरेपी देनी है। फिर अपन ने डिस्कस किया था इंडिकेशन, यानी कौन कौन सी अवस्था में अपन आईवी थेरेपी देंगे, है ना। सब सिचुएशन में अपन आईवी थेरेपी नहीं दे सकते हैं, है ना। तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है उसमें ही अपन आईवी थेरेपी देंगे। यानी एक तो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, है ना, अपन ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स, और हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मीन्स, हाइपो मीन्स कम, वोलेमिया मीन्स फ्लूइड, और MIA मीन्स ब्लड, यानी शरीर में ब्लड के अंदर फ्लूइड की मात्रा कमी होती है, तो उस समय भी अपन क्या देते हैं, आईवी थेरेपी देते हैं। हाइपोटेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है लेस देन 120, अगर 80 आ रहे हैं, तो अपन उसको क्या देंगे, आईवी थेरेपी देंगे। अब अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रखा है, तो हाई करने के लिए कोई टेबलेट नहीं आती है, ना भी बनी है, तो उस कंडीशन में अपन क्या देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, जिससे कि उसका जो है ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, एलिवेट होता है। ठीक है। और मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, प्रीवियस टॉपिकों में, प्रीवियस क्लास में अपन ने एसिड बेस बैलेंस के बारे में, इम्बैलेंस के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी में इनका क्या फंक्शन है, इसको कैसे बैलेंस करते हैं, सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए अपन फ्लूइड का यूज करते हैं, और कौन सा रूट लेंगे, आईवी रूट लेंगे। ठीक है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब डेफिनेशन भी अपन को आनी चाहिए आईवी थेरेपी की। तो आईवी थेरेपी मीन्स इंजेक्ट, इन्फ्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड या मेडिकेशन इन बॉडी वाया आईवी रूट, है ना, कि अपन को शरीर में, बॉडी में लार्ज मात्रा में क्या करना है, फ्लूइड या मेडिकेशन को इंसर्ट करवाना है। किस प्रकार, इंजेक्शन से या इन्फ्यूजन से, यानी इंजेक्शन के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से अपने शरीर में लार्ज मात्रा में क्या करना, आपको फ्लूइड या मेडिसिन इंसर्ट करवाना है वाया आईवी रूट, आईएम नहीं, आईवी रूट। तो उसको अपन कहते हैं आईवी थेरेपी, है ना। तो ये हो गया अपना प्रीवियस का रिकैप। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। आज अपन इसका पार्ट 2 लेंगे आईवी थेरेपी का। तो पार्ट 2 में अपन डिस्कस करने वाले आज फ्लूइड कैलकुलेशन। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इस टॉपिक में एक सवाल तो फ्लूइड कैलकुलेशन का कंफर्म आता है। ठीक है, अब यहां दे रखा है 2.5 to 3 लीटर, यानी एक जो पेशेंट है या एक हेल्दी पर्सन है, उसको 24 आवर्स के अंदर बॉडी में 2.5 to 3 लीटर फ्लूइड इंटेक करना
जरूरी है, यानी कम से कम 2 से 3 लीटर उसको क्या करना है। अगर हेल्दी पर्सन तो पानी पीना है, अगर कोई पेशेंट है तो उसको अपन को कम से कम इतना तो आईवी थेरेपी देनी है, मतलब उसको 24 आवर्स के अंदर 3000 ml तो अपन को क्या करना है, उसको आईवी थेरेपी देनी है। ठीक है, तो ये जो सवाल हैं किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं अपन डिस्कस करते हैं, और अपन ये कैलकुलेट करेंगे पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग। यानी अगर किसी पेशेंट का वेट 70 kg है तो उसको कितना फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, अगर 50 kg है तो उसको कितना फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, कितने 24 आवर्स के अंदर, या किसी पेशेंट का जो वेट है 100 kg है तो उसको कितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए 3 फॉर्मूले हैं, टोटल 3 फॉर्मूले। ठीक है, अपन एक एक फॉर्मूले को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया अपना बॉडी वेट प्रिंसिपल, यानी जो पहला जो फॉर्मूला है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बॉडी वेट प्रिंसिपल, यानी बॉडी वेट के सिद्धांत पे ये पहला फॉर्मूला क्या करेगा, काम करेगा। तो पहला फॉर्मूला को अपन डिफाइन करेंगे 4-to-1 फॉर्मूला। अब देखो इसको 4-to-1 फॉर्मूला क्यों कहते हैं, अपन ने इसको 4-to-1 फॉर्मूला को अपन अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 4-to-1 फॉर्मूला को अपन करेंगे ml/kg/ओवर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये किसके लिए है, फ्लूइड किसके लिए, एडल्ट के लिए है ना, अपन एडल्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। एडल्ट का जो फर्स्ट 10 kg वेट है ना, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ पे वैल्यू डालनी है अपन को 4 है ना, फर्स्ट 10 kg 4 ml/kg/ओवर। उसके बाद में नेक्स्ट 10 kg है ना, तो ये 2 है ना, ये यहाँ पर अपन ने रख दिया है, तो 2 ml/kg/ओवर। और शेष जो वेट बचा हुआ होगा उसको अपन करेंगे 1 ml/kg/ओवर। देखो इस प्रकार आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, यानी किसी पेशेंट का जो वेट है 60 kg है। ठीक है, अब इसका प्रारंभिक जो वेट है, फर्स्ट 10 kg वेट है, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, है ना, 4 ml/kg। फिर उसका जो अगला जो 10 है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, और रिमेनिंग जो वेट बचता है, देखो 60 kg का है और 20 kg अपने ले लिया, रिमेनिंग कितना बचेगा 40 kg, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 4-to-1 ml/kg/ओवर। इस प्रकार क्या करना है, इस फॉर्मूले को अपन को अप्लाई करना है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक अडल्ट है जिसका वेट कितना है 70 kg, एक अडल्ट है जिसका वेट कितना है 70 kg, यानी एक 70 किलो के हेल्दी पर्सन या अपन पेशेंट भी कह सकते हैं, उसको 24 घंटे या एक दिन में कितने फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज अपन को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसका लेयर अपन 70 kg दे दिया, तो फर्स्ट 10 kg इसके हिसाब से चलना अपन को, ये पूरा फॉर्मूला है। फर्स्ट 10 kg इंटू 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है अपना फॉर्मूला है 4-to-1 ml/kg/ओवर, है ना। तो 10 × 4 = 40, है ना, 10 × 4 = 40 ml/kg/ओवर। फिर नेक्स्ट 10 kg 2 ml/kg/ओवर, तो 10 kg ये हो गया नेक्स्ट, और 2 कहां से है, अपने फॉर्मूले से कितना हुआ 20 ml/kg/ओवर। ठीक है, अब देखो 70 kg का है, 20 kg का अपन ने निकाल लिया है ना, 10 kg ये 10 kg है, ये फर्स्ट ये नेक्स्ट 10। ठीक है, अब कितना बचता है 10 कितना हो गया 20 हो गए। अब अपन 70 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, और 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी 4-to-1 लास्ट में कौन बचा 1, तो 50 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 50 × 1 = 50 ml/kg/ओवर। ठीक है, ये अपन ने सारे जो फॉर्मूले की जो वैल्यू है अपन ने यहाँ पे
रख दी हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो 40 20 कितने हो गए, 60 और 50 110। तो 110 ml पर ओवर जो वैल्यू है वो पर ओवर के हिसाब से आगे है कि एक आदमी को, एक हेल्दी पर्सन को क्या करना है, पर ओवर 1 घंटे में कम से कम 110 ml का फ्लूइड है जो इनटेक करना है। ठीक है, अब अपन को चाहिए वैल्यू डे की, यानी दिन में। तो अपन क्या करेंगे, ओवर को कर देंगे 24, है ना। एक दिन में कितने ओवर्स होता है, 24। तो 110 इंटू 24 तो कितने हो गए, 2640 ml। वहीं अपन अगर लीटर की बात करें तो 2.6 लीटर। ठीक है, और यार जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा है कि जो नॉर्मल फ्लूइड इंटेक है वो कितना होना चाहिए, 2.5 टू 3.0 लीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, अडल्ट पेशेंट का या हेल्दी पर्सन का कितना फ्लूइड इंटेक करना चाहिए। तो अपन यहाँ पर अलग वैल्यू चेक करके 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर अपन यहाँ पे अगर 100 kg करते हैं तो जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो 3 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, 4-to-1 फॉर्मूला। ठीक है, जो बॉडी वेट के सिद्धांत पे काम करेगा। सेकेंड फॉर्मूला जो है इसको अपन बोलते हैं रफ मेथड, यानी अपन जनरली अपन यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो 35 ml पर केजी पर डे, है ना। अब क्या करना आपको, 35 ml पर केजी पर डे। तो 35 को मल्टीप्लाई करना आपको 70 से, तो कितना आ जाएगा, 2450 ml पर डे। और अगर अपन इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.4 लीटर पर डे। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है बॉडी वेट प्लस 40 ml पर ओवर। ठीक है, यहाँ पर डे था तो अपन को यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर ओवर दे रखा है, अपन को डे में चाहिए। पहले तो अपन यहाँ पर बॉडी वेट कर देंगे कितना, 70, ये 40 यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया 110, और ओवर को अपन यहाँ पर कर देंगे डे में कन्वर्ट, तो कितना हो जाएगा 24, और 110 को 24 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2640 ml पर डे। वही अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.6 लीटर पर डे। ठीक है, इन 3 फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लूइड को कि एक व्यक्ति को अपने वजन के अनुसार 24 घंटे के अंदर कितना फ्लूइड इनटेक करना चाहिए। यही फॉर्मूले लागू होते हैं कि इन पर पेशेंट के ऊपर भी, है ना। अब अपन ने फ्लूइड कैलकुलेट तो कर दिया है, अब अपन के प्रकार देखते हैं। पहला जो टाइप हो गया इसका क्रिस्टलोइड, और दूसरा जो टाइप है केलोइड, है ना। आईवी फ्लूइड के 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलोइड और केलोइड। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं क्रिस्टलोइड की, तो उसके जो एग्जाम्पल हैं NS 0.9%, 0.45%, 3%, 5%। अपने सारे हो गए, RL हो गए, DNS, D5, D10, D25 और D50, यानी अपने ये सारे क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलोइड आईवी फ्लूइड। वहीं अपन अगर बात करते हैं केलोइड की, ठीक है ना, केलोइड आईवी फ्लूइड की एग्जांपल कौन सा हो गया, एल्बुमिन हो गया, डेक्स्ट्रॉन हो गया और जिलेटिन हो गया। जो एल्बुमिन है वो नेचुरल है, और ये जो डेक्स्ट्रॉन है वो क्या है, सिंथेटिक है। ठीक है, अब अपन इनके जो टाइप्स हैं, इनके प्रकार है, इनको अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन क्रिस्टलोइड हेडिंग डालेंगे, और क्रिस्टलोइड का भी जो सब टाइप है वो कौन सा है, आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड। आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड होगा, हाइपरटोनिक क्रिस्टलोइड होगा, और हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड भी होगा, है ना। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड। ठीक है, आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड में सबसे पहले अपना जो है
इंपॉर्टेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो है नॉर्मल सलाइन। ये अपन करेंगे आज की क्लास में डिस्कस, यानी नॉर्मल सलाइन कंपोजिशन है और इसके फंक्शन यूजेस है वो अपन करेंगे डिस्कस, ठीक है। ऑल्सो नोन एज साल्ट सॉल्यूशन, ऑल्सो नोन एज साल्ट सॉल्यूशन, यानी नॉर्मल सलाइन को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है साल्ट सॉल्यूशन या फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मल सलाइन को अपन किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट में अगर अपन NS या नॉर्मल सलाइन या साल्ट सॉल्यूशन या फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, ठीक है। चलते हैं अपन नॉर्मल सलाइन को डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन देखते हैं इसकी। नॉर्मल सलाइन जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, तो नॉर्मल सलाइन किससे बना होता है, सोडियम और क्लोराइड, है ना, Na+ और Cl नेगेटिव, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी अपन NS को ये भी बोल सकते हैं NaCl का सॉल्यूशन, जिसमें NaCl की मात्रा कितनी होती है, 0.9 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्मोलरिटी की, है ना, यानी सोडियम का जो ऑस्मोलरिटी है वो कितना होता है, 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और क्लोराइड का जो ऑस्मोलरिटी होता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इनको अपन ऑस्मोल पर लीटर भी अपन इनको कह सकते हैं। ये तो हो गया इनका इंडिविजुअल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि NaCl का कितना होता है ऑस्मोलरिटी, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल इनका दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 308 ऑस्मोल पर लीटर या मिली इक्विवेलेंट ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। ऑस्मोलरिटी आपको आना जरूरी है, क्योंकि आइसोटोनिक ऑस्मोलरिटी है जो बॉडी की ऑस्मोलरिटी के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि बॉडी का जो ऑस्मोलरिटी कितना होता है, 275 टू 295 ऑस्मोल पर लीटर, यानी NaCl का 308 और बॉडी का ऑस्मोलरिटी कितना होता है 295, दोनों लगभग इक्वली हैं, तो इनके इक्वल होता है ना, तो आइसोटोनिक इक्वल टू बॉडी ऑस्मोलरिटी। अब बात करते हैं अपन NS के बारे में। NS 0.9, यहां बात हो रही है NS 0.9 क्या है, क्यों है, तो 0.9 ग्राम क्या है, NaCl है, 0.9 ग्राम क्या है, NaCl है, ठीक है। 0.9 ग्राम यहाँ पर क्या है, NaCl है, इन 100 ml वाटर, यानी एक 100 ml वाटर के अंदर 0.9 ग्राम क्या है, NaCl है, ठीक है। एक जो 100 ml की जो NS आती है, नॉर्मल सलाइन आता है, उसमें 0.9 ग्राम क्या होता है, NaCl। सीधा यहाँ पर आप अपना मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेशन लगाइए कि 100 ml के अंदर 0.9 ग्राम NaCl है, तो 500 ml के अंदर कितना होगा, तो 0.9 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 से, तो कितना आ जाएंगे 45, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0.45 ग्राम NaCl इन 500 ml, ठीक है। वहीं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1000 ml वाटर के अंदर कितना NaCl होगा, 500 के अंदर कितना है 0.45, तो इसका आप दुगुना कर लीजिएगा, ठीक है, या इसका 10 टाइम कर लीजिएगा, दोनों एक ही। अगर इसका 10 टाइम करेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा 90, और अगर इसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भी 90 होगा। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 0.90, यानी 0.90 ग्राम NaCl 100,000 ml वाटर में होगा, ठीक है। इस प्रकार क्या करना है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। वहीं अगर आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर ले हैं 200 ml वाटर में कितना होगा NaCl, तो अपन सभी जानते हैं 100 ml में कितना होता है 0.9, तो 200 ml में इसका डबल ना करो, 0.18,
ठीक है, तो इस प्रकार NS 0.9 का ये मीन्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर NS में 0.9 क्या है, NaCl में। ठीक है, अब याद रखने बात यह है कि 100 ml में क्या होता है, 0.9 ग्राम NaCl होता है। वही 500 ml की ड्रिप आती है, उसमें 0.45 ग्राम NaCl होता है। और 100 ml 1000 ml की जो ड्रिप आती है उसमें 0.90 ग्राम NaCl होता है। और उसमें बोतल में लिखा हुआ होता है कि ईच ml यानी ईच 100 ml कंटेन 0.9% NaCl। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यूजेस की कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, है ना। तो बिफोर एंड आफ्टर BT यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद क्या करना है आपको, IV थेरेपी में क्या देना है, नॉर्मल सलाइन देना है। मोस्ट कॉमन फ्लूइड इरिगेशन यानी ये मोस्ट कॉमन फ्लूइड है, इरिगेशन मीन्स बाहर निकालने में। अब अगर आँखों को वॉश करने या आँख में कुछ गिर जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए अपन जो सॉल्यूशन लेते हैं वो नॉर्मल सलाइन का ही लेते हैं, है ना। या एयर में कुछ पैरासाइट्स या इंसेक्ट अगर कुछ आ जाते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए भी क्या लेते हैं, नॉर्मल सलाइन लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी मोस्ट कॉमन फ्लूइड इन शॉक यानी अपन प्राथमिकता के आधार पर अगर बात करते हैं कि शॉक में कौन सा फ्लूइड काम में लिया जाएगा या यूज लिया जाएगा, तो उस फ्लूइड का नाम है नॉर्मल सलाइन। उस फ्लूइड का नाम है नॉर्मल सलाइन। फ्लूइड ऑफ चॉइस, अब बात करते हैं जिस प्रकार ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जिस प्रकार ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसी प्रकार क्या होता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस। ठीक है, किसमें, DM डायबिटिक मेलाइटिस यानी शुगर वाले पेशेंट में, मधुमेह वाले पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, यहाँ पे हो गया फ्लूइड ऑफ चॉइस यानी कौन सा फ्लूइड लगाएंगे, कौन सी IV थेरेपी देंगे, तो उसमें नॉर्मल सलाइन। ठीक है, उसमें देंगे अपन नॉर्मल सलाइन। हेलो, हाँ हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट। हाँ 10 मिनट। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, फ्लूइड ऑफ चॉइस में NS लेंगे, किसमें, DM वाले पेशेंट में, डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट में। और नॉर्मल सलाइन का किसमें यूज करेंगे, प्रिजर्व फॉर कैटरेक्ट लेंस यानी कैटरेक्ट लेंस के प्रिजर्व में भी नॉर्मल सलाइन का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन सीवियर कंडीशन जैसे ट्रोमा, है ना, एक्सीडेंटल केस हो गया, जैसे बर्न वाले केस हो गया, तो इसमें अपन IV फ्लूइड के तौर पर अपन क्या देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे। तो इन सभी में अपन क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन का यूज करेंगे, है ना। बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, मोस्ट कॉमन फ्लूइड इरिगेशन, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी मोस्ट कॉमन फ्लूइड यूज इन शॉक, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन डायबिटिक मेलाइटिस, है ना। अपन डायबिटिक मेलाइटिस यानी शुगर या मधुमेह वाले पेशेंट में अपन को नॉर्मल सलाइन वाली ड्रिप ही काम लेनी है, दूसरी ड्रिप काम नहीं लेनी है। अगर दूसरी ड्रिप काम लोगे तो उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, और प्रिजर्व कॉन्टेक्ट लेंस को प्रिजर्व करने के लिए भी इन सीवियर कंडीशन, एग्जांपल के तौर पर ट्रोमा या बर्न वाले पेशेंट को अपन इमरजेंसी जो IV फ्लूइड देंगे वो क्या देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, है ना, कि कौन कौन सी कंडीशन में अपन को क्या करना है, नॉर्मल सलाइन NaCl वाला जो फ्लूइड है अपन को कॉन्ट्रा इंडिकेट यानी नहीं देना है। तो वो कंडीशन होगी हाइपर नेट्रेमिया। हाइपर मीन्स ज्यादा, नेट्रेमिया मीन्स सोडियम, MIA मीन्स ब्लड यानी ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा। ठीक है, अब अगर ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा है और ऊपर से आप उसको IV फ्लूइड में नॉर्मल सलाइन नहीं दे रहे हैं तो ये जो कंडीशन है बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल हो जाएगी, है ना। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट है, क्योंकि अपन जानते हैं कि नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। तो अपन ऑलरेडी ब्लड में सोडियम की मात्रा ज्यादा है और अपन उसको और IV फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं तो दिक्कत गंभीर हो सकती है,
तो इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेट है हाइपरनेट्रीमिया में। और कौन सा है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर का ज्यादा, कितना? 140/90। अगर अपना ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है तो भी अपन क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड नहीं देंगे, ठीक है। अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वह भी बढ़ा हुआ है तो भी अपन को क्या करना है? कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है। और नॉर्मल कितना होता है? 5 to 15 mm ऑफ Hg। और हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में भी अपन को क्या करना है? ये जो है नॉर्मल सलाइन NaCl वाला फ्लूइड IV थेरेपी नहीं देनी है। तो ये इन कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अपन को NaCl जिसको अपन बोलते हैं NS नॉर्मल सलाइन क्या करना है? क्रॉस मारना है। इन कंडीशन में अपन को नॉर्मल सलाइन नहीं देना है। एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। बेस्ट सॉल्यूशन फॉर फ्लूइड, यहां पर देखो फ्लूइड है, फ्लूइड रिससिटेशन यानी बॉडी, और फ्लूइड किसे बोलेंगे अपन? डिहाइड्रेशन को। कौन सा? सीवियर वाला डिहाइड्रेशन, यानी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा सीवियरिटी का फ्लूइड का लॉस हो जाना या फ्लूइड की कमी आ जाती है। तो उस कंडीशन में जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो होगा अपना NaCl यानी नॉर्मल सलाइन, ठीक है। और यहाँ पर अपन देखते हैं की पॉइंट और कौन कौन सा हो गया अपने क्लिनिकल दृष्टि से, कि जिस पेशेंट को DM है, डायबिटिक मेलाइटस है, उसको कौन सी ड्रिप लगवानी है? ओनली फॉर NS वाली। दूसरी ड्रिप पर DNS हो गया, RL हो गया, क्या करनी है? नहीं लगानी है, ठीक है। और एक हाइपोटेंशन यानी किसी भी पेशेंट का या पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है लेस देन 120/80 है, यानी ब्लड प्रेशर घटा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? NS लगाना है। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है, ग्रेटर देन 140/90, तो उस कंडीशन में क्या करना है? आपको NS नहीं लगवानी है। अगर आपने NS लगवा दिया तो NS का क्या काम है? हाइपर ब्लड प्रेशर क्या करना? एलिवेट करना। यहाँ पर तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी एलिवेट हो रखा है, ऊपर से आप वो NS दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है? NS नहीं लगाना है। तो आज के क्लास में अपन ने नॉर्मल सलाइन के बारे में डिस्कस किया है। आने वाली क्लासों में अपन एक एक सलाइन जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, अपन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार वापस जो पढ़ा आज देख लेते हैं, ठीक है। इसको समझना है फॉर्मूले को आपको, बस इसका जो मेन पर्पज है समझाने का, कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक इतने किलो का व्यक्ति है तो कितना फ्लूइड इंटेक रिक्वायरमेंट है 24 आवर्स के अंदर, है ना। यही है इसका जो मेन पर्पज है फॉर्मूले का। तो उन 3 फॉर्मूले हैं, अपन को एक फॉर्मूला लगाना है जो बेस्ट लगे अपन को, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझना है। 4 to 1 है ना। तो 4 में क्या करना है? पहले 10 kg को मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 kg को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिमेनिंग वेट बच जाता है उसको क्या करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने लिया था 70 kg का एक अडल्ट पर्सन है ना। तो उसका जो फर्स्ट 10 kg है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 14 है ना। फिर जो नेक्स्ट 10 kg है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिमेनिंग kg है ना, तो 10 10 20 70 kg, तो 70 माइनस 20 तो कितना आ गया? 50 आ गया। तो 50 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। क्यों करेंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला है 4 to 1, ठीक है। कितना हो गया? 110। अब ये 110 ml पर ओवर आ गया, अपन को चाहिए पूरे 24 आवर के अंदर, डे के अंदर। तो इसको अपन 24 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2640 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.6 लीटर, है ना। सेकेंड फॉर्मूला ये था, 35 को मल्टीप्लाई करना है, सीधा आपको बॉडी वेट से वो आ जाएगा, डे में ही है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। बॉडी वेट को अपन को क्या करना है? 40 ml पर आवर से 40 ml में ऐड करना है, ठीक है। बॉडी वेट 70 था, माना कि इसको 40 जोड़ देंगे ml पर आवर, और या ओवर में दे रखे अपन को डे में चाहिए तो अपन क्या करेंगे? 110 इंटू 24 ml, तो जो वैल्यू आ जाएगी 2640 ml, ठीक है।
फिर जो आईवी फ्लूइड्स है वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलोइड होते हैं, कोलोइड्स होते हैं। क्रिस्टलोइड से ये सारे एग्जाम्पल हैं, कोलोइड्स के ये एग्जाम्पल हैं। आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड, ये क्रिस्टलोइड के जो पहला टाइप हो गया वो अपना आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड। इसमें अपन ने सबसे पहले आज लिया है नॉर्मल सलाइन 0.9। इसको अपन साल्ट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन नाम से भी जानते हैं, एनएस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नॉर्मल सलाइन का क्या एनएस का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्मल सलाइन है। फिर इसका कंपोजिशन ये जो है सोडियम क्लोराइड से मिलके बना होता है, ठीक है। इसकी जो ऑस्मोलिटी होती है सोडियम की 154 और क्लोराइड की होती है 154। अगर NaCl का पूछ ले ऑस्मोलिटी तो इसका जो ऐड कर देंगे अपन, जोड़ लगा देंगे, कितना आ जाएगा 308 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर अपन ने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अपन ने फिर यहाँ पर जो NS 0. आप कोई भी ड्रिप उठा के देखना वहां पर NS 0.9 यानी NS 0.9 का जो मीन्स यहाँ पर होगा WD है ना, यानी NS 0.9 का मीन्स क्या होता है ना, तो NS 0.9 में 0.9 जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि इसमें 0.9 ग्राम NaCl है, किसमें 100 ml में, ठीक है। 100 ml में अगर 0.9 ग्राम ml है तो 500 ml में कितना होगा, इसका पर मल्टीप्लाई करने के 5 तो 0.45 आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन ने यूजेस के बारे में डिस्कस किया अच्छे से कि इन कंडीशन में अपन को आईवी थेरेपी देनी है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इन कंडीशन में अपन को नहीं देनी है आईवी थेरेपी। नोट ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सोल्यूशन है डिहाइड्रेशन में, सीवियर डिहाइड्रेशन में NaCl, ठीक है। तो आज के क्लास में अपन ने नॉर्मल सलाइन के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में अपन अगले जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।